हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस प्रमेय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गॉस प्रमेय काम कहाँ आती है। तो देखिए, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के मध्य जो प्रमेय हमें संबंध बताती है वह प्रमेय कहलाती है गॉस प्रमेय। ध्यान से समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के मध्य जो प्रमेय हमें संबंध बताती है वह प्रमेय कहलाती है गॉस प्रमेय। इसका स्टेटमेंट हम नोट कर लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को हम सिग्मा क्यू बोल देते हैं। उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुणा होता है। जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। और ε0 क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम बात करें गणितीय रूप में, तो माना किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को मैं अगर फाई ई से निरूपित करें तो फाई ई इक्वल टू होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मैथमेटिकली ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये है आपका गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म। और हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में लिखें तो हम लिख सकते हैं E डॉट ds वेक्टर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूं
तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप कह सकते हैं कि फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इक्वेशन 3 से हम एक और डेफिनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। गॉस थ्योरम की किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो देखिए गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म को अगर हम देखें तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें क्या बताती है, फाई ई और सिग्मा क्यू के बीच में रिलेशन बताती है। मतलब फाई ई है यहां पर बंद पृष्ठ के से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और सिग्मा क्यू क्या है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, कुल आवेश। मतलब यहां पर विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के मध्य जो प्रमेय हमें संबंध बताती है वह प्रमेय क्या कहलाती है, गॉस प्रमेय कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। अब हम गॉस प्रमेय का जो मैथमेटिकल रिजल्ट आया है उसको डेराइव करेंगे। इसके लिए हमने माना कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। ध्यान से सुनिएगा, S हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर हमने प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस बंद पृष्ठ की सतह पर हमने एक अल्पांश की कल्पना की और इस अल्पांश का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने माना ds है। तो हम जानते हैं कि ये अल्प क्षेत्रफल है और अल्प क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये हो गया आपका ds वेक्टर। इस बिंदु को हमने नाम दिया P। O की P से दूरी है वो है आपकी स्मॉल r। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब ध्यान से समझिएगा, बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। मतलब ये जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को मैं आर कैप बोल सकता हूं। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि E और ds के बीच में एक एंगल डेवलप हो रहा है और उस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से समझिएगा, बिंदु O पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं अगर E से प्रदर्शित करूं, तो यहां से क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आपने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है kq अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन आर स्क्वायर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को मैंने d फाई e से रिप्रेजेंट किया। तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये होता है E डॉट ds। आपको पता है कि E और ds के बीच में एंगल थीटा है, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं और इसको इस तरह से ले सकते हैं E ds cos ऑफ थीटा। अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की, तो आपका जवाब होगा फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds cos ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से E की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो आपको आंसर मिलेगा फाई E इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds cos ऑफ थीटा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया। Q कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर किया और इंटीग्रेशन के अंदर हमने रखा है ds cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए जो टर्म है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये टर्म हमने
लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉलिड एंगल, और एक सबसे लास्ट में हमने केस कंसीडर किया था जिसमें आपने स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपके पास एक एलिमेंट्री एरिया था, और एलिमेंट्री एरिया जो लाइन ज्वाइन करी थी उसके साथ थीटा एंगल पर था। तो उस कंडीशन में आपका सॉलिड एंगल जो डेवलप हुआ था वो हुआ था ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस सॉलिड एंगल को हमने d ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। तो d ओमेगा एक्चुअल में है क्या? तो d ओमेगा जो है वो है आपका ds एलिमेंट्री एरिया द्वारा बिंदु O पर अंतरित ठोस कोण। ds क्षेत्रफल द्वारा O पर अंतरित घन कोण। तो आपको आंसर मिलेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। और आपको पता है कि जो डी ओमेगा है, यहां पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा क्या चीज है? कंप्लीट पूरे पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण S पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा O पर अंतरित घन कोण। आपको पता है कि पूरे पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर जो अंतरित घन कोण होता है उसका मान होता है 4 पाई। तो यहां से फाई ई इक्वल टू आ गया आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका डी ओमेगा की जगह आपने पुट किया 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास अल्टीमेटली रिजल्ट आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आया है फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल प्रूफ है, जहां पर Q जो है वो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुजनुमा पृष्ठ है, एक वर्गनुमा पृष्ठ है, और एक आपका वृत्ताकार पृष्ठ है। इन तीनों ही पृष्ठों के अंदर Q आवेश उपस्थित है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पुट करूं कि फर्स्ट कंडीशन में इस त्रिभुजनुमा पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आपका जवाब होगा गॉस थ्योरम के हिसाब से कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। सेकंड केस के लिए अगर मैं विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये होगा प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई 3 की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इसका मतलब यहां से ये निकला कि φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 होगा, जो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का हो, विद्युत फ्लक्स का मान सेम आएगा। इसी के अंदर हम एक सेकंड केस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इसमें भी Q आवेश है और इसमें भी Q आवेश है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। फर्स्ट केस में विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी कितनी आएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब φ1 इक्वल टू क्या आया है आपका? φ2। ये क्यों हुआ ऐसा? इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो इस बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो दोनों एग्जांपल्स को हम कंक्लूड करते हुए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं कि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती। अब हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक आयताकार बंद पृष्ठ है। दो अलग अलग केसेस हैं इसके, उनको देखेंगे। फर्स्ट केस में इसके मिड में 4Q आवेश उपस्थित है। सेकंड केस में इस तरह से आवेश उपस्थित है। तो फर्स्ट कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। और यहां पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कुल आवेश कितना है? तो आपका जवाब होगा Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां पर भी रिजल्ट आपको मिलेगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यह है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आवेश की कुल मात्रा पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आवेश इस बंद पृष्ठ में कहां स्थित है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि आवेश की स्थिति पर। अब हम डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट। गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ होता क्या है? किसी आवेशों के निकाय या
सतत आवेश वितरण के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ, ध्यान से सुनिएगा, किसी आवेशों के निकाय या सतत आवेश वितरण के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम रहती है, वह काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। किसी आवेशों के निकाय या सतत आवेश वितरण के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। ध्यान से समझिएगा, आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहनी चाहिए? हमेशा सेम रहनी चाहिए। ऐसे पृष्ठ को हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। तो यह एक बंद पृष्ठ होगा और ये बंद पृष्ठ होगा, और गॉस की प्रमेय जिस पृष्ठ के लिए लागू होती है वह पृष्ठ कहलाता है आपका गॉसियन पृष्ठ। ध्यान से समझिएगा, गॉस की प्रमेय जिस पृष्ठ पर लगाई जा सके वह पृष्ठ कहलाता है आपका गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ के लिए अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो ये स्टेटमेंट कहां से आया उसके पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होगी आपकी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पार्ट को देखिए, आपको एक ऐसे पृष्ठ की तलाश है जिसके लिए E की वैल्यू क्या हो? पूरे सरफेस पर क्या हो? सेम हो, कांस्टेंट रहे, तब ये इंटीग्रेशन से बाहर आ पाएगा। ये बात क्लियर हो। और आपको पता है कि कोस थीटा, इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करें इजीली तो ये इजीली तभी सोल्व हो सकता है जब कोस थीटा की वैल्यू 1 हो। और कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। तो ds क्या है? ds है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो कि इंटीग्रेशन करने पर हमें आराम से ds की वैल्यू मिल जाए। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू जो मिले हमें वो मिले 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि हमें फ्लक्स निकालने में आसानी हो। इंटीग्रेशन करने से हमें इजीली मिल तो जाता है, इंटीग्रेशन करने से हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल तो जाता है, पर आसानी से और सिंपल स्टेप के अंदर अगर हम बात करें तो वो आपका 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को अगर देखें तो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या हो? सेम हो, और थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? E और ds दोनों के बीच में कोण क्या हो? 0 हो, मतलब E और ds दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए।
ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होनी चाहिए और आपका डीएस का जो वैल्यू आए वो इंटीग्रेशन करने से आसानी से मिल जाए। तो आप कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई का मान समान रहता है और उस गॉसियन पृष्ठ के लिए आपका ई और डीएस के बीच में सामान्यतया कोण का मान कितना मिलता है? 0 मिलता है। तो ये आपका कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो आपका आवेशों के निकाय और सतत आवेश वितरण के सममित आकार का होता है। आवेश के चारों ओर सममितता होती है गॉसियन पृष्ठ की। अब इसी से रिलेटेड आपका 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं गॉसियन पृष्ठ से रिलेटेड। गॉसियन पृष्ठ का चयन करते समय गॉसियन पृष्ठ का चयन करते समय यह ध्यान देना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है कि गॉसियन पृष्ठ विविक्त आवेश से न गुजरे। आपको पता है आवेश का वितरण तो सतत होता है परंतु आवेश जो होता है वो विविध प्रकृति का होता है। तो कभी भी गॉसियन पृष्ठ का चयन करते समय ये ध्यान रखें कि गॉसियन पृष्ठ आवेश के बीच में से नहीं गुजरना चाहिए। ये था हमारा गॉसियन पृष्ठ से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं गॉसियन पृष्ठ से ही। तो गॉसियन पृष्ठ का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर बाहर और पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों के बीच में आसानी से विभेद किया जा सके। ध्यान से समझिएगा कि गॉसियन पृष्ठ का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि जो आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित हैं, जो बाहर हैं और गॉसियन पृष्ठ के ऊपर है, उन तीनों में आसानी से विभेद किया जा सके। यह था आपका 5th। अब हम डिस्कस करते हैं गॉसियन थ्योरम का 6th इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि आप जितने भी आवेश देख रहे हैं वो सारे आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हैं। तो क्या विद्युत क्षेत्र की गणना करते समय या विद्युत फ्लक्स की गणना करते समय क्या बाहर वाले आवेशों को हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक बेलनाकार पृष्ठ है। ध्यान से समझिएगा, यह रहा बेलनाकार पृष्ठ। और मान लीजिए आपका यहां पर +q आवेश रखा हुआ है। तो आपको पता है +q आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, बिंदु आवेश के कारण बल रेखाएं जो होती है वो हर संभव दिशाओं में जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये बल रेखा इसके अंदर से भी गुजरेगी। बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा हमने इसको, ये रहा। मान लीजिए इस सिलेंड्रिकल पार्ट से इस +q आवेश के कारण एक बल रेखा गुजर रही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं कि बताइए इस कंडीशन में इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप कहोगे सर अगर मैं यूज करूं गॉस थ्योरम को, डायरेक्टली अगर यूज करूं मैं गॉस थ्योरम को, तो मुझे पता है कि इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो होता है σq/ε0।
और यहां पर इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए फाई ई की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहां विद्युत बल आ रही है और यहां से जा रही है, फिर भी आप कह रहे हो कि यहां पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, यहां से बल रेखाएं गुजर रही है, फिर भी आप कह रहे हो विद्युत फ्लक्स 0 होगा। जी हां, विद्युत फ्लक्स 0 होगा। कैसे होगा, इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए इस वाले भाग को हमने, इस वाले पृष्ठ इस भाग को हमने S1 नाम दिया और इसको हमने नाम दिया S2। तो यहां पर हमने देखा इस कंडीशन में कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाले पोर्शन के अंदर इस साइड में होगी। ये सबको पता है, क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखा की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर है। S1 पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, S1 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा? तो आपका जवाब होगा सर क्षेत्रफल सदिश होगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा आपका S1। तो इसका किधर होगा? इसका भी होगा इसी डायरेक्शन में, और ये हो गया आपका S2। ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है, S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपका जवाब होगा सर फाई 1 बोल दीजिए इसको। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपको पता है E डॉट ds होता है, ds की जगह यहाँ पे S1 है तो S1 वेक्टर लिख दीजिए। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो ES1, और एंगल कितना है E और S1 के बीच में? E इधर की ओर है, S1 इधर की ओर है, मतलब एंगल हुआ यहाँ पे 180, तो यहाँ पर बन गया cos 180 डिग्री। तो फाई 1 की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आएगी आपकी -ES1। बहुत बढ़िया। S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो मैंने नाम दिया, मान लीजिए फाई 2 है, और आपने कहा सर E डॉट, इस वाले पोर्शन को मैंने S2 बोल दिया है, तो S2 वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर E और S2 के बीच में एंगल कितना होगा? E भी इधर है, S2 भी इधर है, तो एंगल हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया ES2 cos 0। तो आपको फाई 2 की वैल्यू मिलेगी ES2। अगर मैं यहां पर नेट फ्लक्स की बात करूं, कुल फ्लक्स की बात करूं, तो कुल फ्लक्स फाई बोलूं तो कितना होगा? फाई 1 प्लस फाई 2, या फाई नेट बोल दीजिए इसको। फाई 1 कितना है? -ES1। फाई 2 कितना है? ES2। और आपको पता है S1 इक्वल टू कितना होता है? S2, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू S2 है, तो यहाँ पर फाई नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो क्लियर हो गया मैथमेटिकली। अब हमने जब विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर चिन्ह परिपाटी यूज की थी कि यदि किसी पृष्ठ के से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो उस फ्लक्स को हम क्या मानेंगे? धनात्मक मानेंगे। और किसी भी पृष्ठ पर जब विद्युत बल रेखाएं आ रही है तो उसके कारण विद्युत फ्लक्स को हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। तो इसकी वजह से ऋणात्मक फ्लक्स हो गया, इसकी वजह से धनात्मक फ्लक्स हो गया, तो कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उसके कारण इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। ये हमने यहां से क्लियर कर दिया।
तो इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।